नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का मिडिल का 6 to 8 का 2 फरवरी 2016 का एक सेट है। 30 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो आपको बता दें, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है। और नई कविता पत्रिका का सर्वप्रथम प्रकाशन सन 1954 में डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त के संपादकत्व में प्रारंभ हुआ। यह एक अर्धवार्षिक पत्रिका, इसका मतलब ये है कि साल में केवल 2 बार आती है। नई कविता नाम आगे का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आपको बता दें कि नई कविता का प्रकाशन इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अयोग वाह कहा जाता है किसको? विसर्ग को अयोग वाह कहा जाता है। अनुस्वार अंगा, असंगूर और बड़ा अंगा स्वर और व्यंजन के साथ योग न होने के कारण इन ध्वनियों को अयोग वाह कहते हैं। छा त्रा ज्ञा सा को संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है। ध्यान रखना, छा त्रा ज्ञा और सा स्र, इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अंगा और अंगा को, विसर्ग को अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। क्लियर है? इसके बाद महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चतुर्थ को तथा स स स ह को महाप्राण और प्रत्येक वर्ग पहले और तीसरे और पंचम को अल्पप्राण कहा जाता है। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 12 इंच होनी चाहिए। अध्ययन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी 12 इंच होनी चाहिए। ध्यान रखें, 12 इंच। तोड़ने की होंगे तोड़ने ही होंगे मठ और गठ सब, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है मुक्ति बोध की। याद कर लो, तोड़ने ही होंगे मठ और गठ सब मुक्ति बोध की पंक्ति है। अशब्द अधरों का सुना भाषा, ये पंक्ति है निराला जी की। घुन खाए सैतीरों पर 12 खड़ी, विधाता बाचे नागार्जुन की पंक्ति है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, रघुवीर सहाय की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो 5 में लिखा हुआ है कि किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? तो इसमें होता है ओवरहेड प्रक्षेपण प्रोजेक्टर में। याद कर लो, ओवरहेड प्रक्षेपण प्रोजेक्टर OHP का दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है। एक बल्ब व परावर्तन दर्पण के सहारे दृश्य को पर्दे पर प्रक्षेपित करके बड़ा बना देते हैं, जिसमें विषम सामग्री आकर्षक और रुचिकर हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, मौन पठन के विषय में धारणा है। तो इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। पढ़ने की धीमी गति ध्वनि होठों से निकलती है। इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। COD तो हो ही नहीं सकता। ए में लिखा है इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है। और दूसरा, इस एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास बढ़ता है। मौन गति से अगर आप पढ़ते हैं मौन पठन से, तो आपको वो चीजें आसानी से समझ में आती है और एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास भी आसानी से हो जाता है। थोड़ी समस्या आती है लेकिन धीरे धीरे वो अभ्यास अच्छा हो जाता है और चीजें आपको ज्यादा समझ में आती हैं मौन पठन से। तदी समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। याद कर लीजिए, तदी समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। प्रश्न नंबर 8 में तदेव शब्द का संधि विच्छेद है तथा धन एव। तथा धन एव याद कर लीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई, ऊपरी पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो ऊपरी पंक्ति में अलंकार जो है रूपक अलंकार है। कैसे? चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वही रूपक अलंकार है। अगर हम यमक अलंकार की बात करें, जहां एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वह यमक अलंकार होता है। उपमा अलंकार की हम बात करें, उपमा का शाब्दिक अर्थ है सादृश्य, समानता या तुलना। जहां उपमेय और उपमान में गुण रूप या चमत्कृत सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिमान किया जाए, वहां उपमा अलंकार कहलाता है। उत्प्रेक्षक अलंकार की हम बात करें, जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तब वह उत्प्रेक्षक अलंकार माना जाता है। 10वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन,
जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल, मल दहन। उपयुक्त में छंद कौन सा है? तो उपयुक्त में जो छंद है वो है सोरठा। आपको बता दें, उपयुक्त में सोरठा छंद है या एक अर्ध सममात्रिक छंद है। सोरठा दोहे का उल्टा होता है, अर्थात इसमें प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 और तृतीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 11 की अगर हम बात करें, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी की पात्र है, या मधुलिका जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी की पात्र है। याद कर लीजिए, मधुलिका अरुण, कौशल, नरेश तथा सेनापति आदि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कहानी पुरस्कार के पात्र हैं। देवदासी, ममता, छाया, ग्राम, घिसु, विसाती, चूड़ी वाली, सालवती, मधुआ, गुंडा, इंद्रजाल, छोटा जादूगर, पत्थर की पुकार, इस पार का आकाशदीप, योगी, चंदन खंडर की लिपि, नूर आदि जयशंकर प्रसाद की प्रतिनिधि कहानियां हैं। कुल मिला के मधुलिका जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी की पात्र है। प्रश्न नंबर 12, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार मोहन राकेश हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजवंश तथा पैर तले जमीन अधूरा आदि मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं। बिना दीवारों का घर तथा महाभोज मन्नू भंडारी के नाटक हैं। प्रश्न नंबर अगर हम 13 की बात करें, तो प्रश्न नंबर 13 में लिखा हुआ है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? रचयिता गलत है, रचयिता सही हो सकता है, रचयिता रचयिता, ठीक है। बी नंबर ए सही लगा है, वर्तनी की दृष्टि से रचयिता सही है। आपको ए भी लग रहा होगा, रचयिता बोलते हैं, रचयिता नहीं बोलते, रचयिता बोलते हैं, यहाँ पर लगा हुआ है। चा और यह बोलने में दिक्कत होता है तो क्लियरिटी नहीं हो पाती, इसलिए रचना करना, रचयिता। कर्म कारक का चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को, ने और को, कर्ता ने कर्म को। तो कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? तो कर्म का चिन्ह कौन सा है? तो कर्म के चिन्ह की अगर हम बात करें, तो कर्म का जो चिन्ह है वो है को। नेक्स्ट है आपका, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार से समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है, क्योंकि वहां समूह वाली चीजें मिलती हैं। बाजार समूहवाचक संज्ञा है, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बाजार व्यक्तियों अथवा लोगों का समूह होता है, अतः यह समूहवाचक संज्ञा है। इसके अन्य उदाहरण हैं जैसे सभा, दल, गिरोह, मंडल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो अधिक, तो गोल गुण है उसका, क्यों गोल गोल है, नुकीला गुण है, भीतरी गुण है। अधिक जो है वो गुण नहीं है, अधिक गुणवाचक विशेषण नहीं है, याद कर लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन बात करें, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया। क्या बोलना चाह रहा है? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी होती है? सहायक क्रिया होती है। मुख्य क्रिया के अगला प्रेरणात्मक क्रिया है नाम धातु क्रिया, जो धातु संज्ञा विशेषण से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। इस तरह से 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, महाकवि में कर्मधारय समास है, पीताम्बरा में कर्मधारय समास है, तत्पुरुष में गगन चुंबी गगन चुंबने वाला तत्पुरुष समास, स्वर्ग को प्राप्त तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास की बात करें, रात दिन, रात और दिन, माता पिता द्वंद्व समास है। 19 नंबर में लिखा है, अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है, याद कर लीजिए। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो, अर्थात वह अर्थात व्यक्ति विशेष, ठीक है। दशानन है, चक्रधर है, दशानन मतलब 10 है, आनंद जिसके अर्थात रावण, चक्रधर चक्र को धारण करने वाला था विष्णु, ये सब क्या है? ये आपका बहुब्रीहि समास है। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? तो बी अश्विन, भाद्रपद महीने के बाद अश्विन मास आता है। हिंदी महीने के अनुसार वर्ष भर में महीनों के नाम निम्नलिखित हैं, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो, अश्विन कार्तिक अगन पूष महा फाल्गुन। याद कर लीजिए, जैसे जनवरी फरवरी आप याद करते हैं, याद कर लीजिए, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो, अश्विन कार्तिक माघन पूष माह फाल्गुन। जैसे कैसे याद करते हो? ये चैत जो होता है वो मार्च अप्रैल अप्रैल मई इस तरह शुरू होता है। जैसे आप जनवरी फरवरी याद करते हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सेम इसी तरीके से चैत वैशाख ज्येष्ठ 3, आषाढ़ श्रावण भादो 6, अश्विन कार्तिक अघन 9, पूष माह फाल्गुन, इस तरह से। 21 नंबर लिखा है, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह। स्मृति के पार पंक्तियों के रचिता कौन है? तो रचिता है दिनकर जी हैं।
ठीक है। और होगा फिर से दुर्घर्षक समर, जड़ से चेतन का निश्चित वासर, निराला जी कहते हैं। अगला कह रहा है कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, नागार्जुन जी कहते हैं। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, साप तुम सब तो हुए नहीं अज्ञ, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। नेक्स्ट है 22 नंबर, लघु उर्मी में कौन सी संधि है? लघु उर्मी में दीर्घ संधि है, लघु धन उर्मी। उर्मी ध्यान रखना, जब भी आप उर्मी लिखोगे तो उर्मी में बड़े उ की मात्रा आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 23, कपूर शब्द। कपूर शब्द की बात करें तो कपूर जो है वो तद्भव शब्द है, और कपूर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कर्पूर होता है। तत्सम क्या होता है? वे संस्कृत शब्द हैं जो अपनी असली स्वरूप में हिंदी भाषा में प्रचलित हो जाते हैं, जैसे कि तैसे आ जाते हैं। तत्सम, तत्सम जैसे कि तैसे। तद्भव होता है संस्कृत के वे शब्द जो पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए हिंदी भाषा में आ गए हैं, तद्भव कहलाते हैं। 24 नंबर में बात कर रहा है आपका, एक मुंह दो बात का मतलब होता है अपनी बात से पलट जाना, अपनी बात से पलट जाना। प्रत्येक चरण में 16, 25 नंबर क्वेश्चन है। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाले 4 चरणों का सममात्रिक छंद कौन सा होता है? चौपाई। याद कर लो, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद चौपाई होता है। दोहा, दोहा वह अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्रा है, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती है, दोहा होता है। सोटा छंद हुआ होता है, ये भी अर्ध सममात्रिक छंद होता है। यह दोहे का उल्टा होता है, अर्थात इसके प्रथम और द्वितीय चरण में 11 मात्रा है, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। याद कर लो, सबसे पहले चौपाई की बात करें तो ये चौपाई जो होता है सममात्रिक छंद होता है, इसमें 16 मात्राएं होती हैं चारों चरणों में। उसके अलावा दोहा में जो होती है पहले और तीसरे में 13 और दूसरे चौथे में 11 मात्रा होती है। और सोरठा की अगर हम बात करें, ये भी अर्थ सममात्रिक होता है, और सोरठा छंद जो होता है वो दोहे का उल्टा होता है। और दोहे में इसमें पहले और तीसरे में 11 और दूसरे चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट रोला छंद की बात करें, यह सममात्रिक छंद, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, और प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं पर यति होती है, याद कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने आप देखा जाए, अगर हम क्वेश्चन को समझने की बात करें, हमने 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ा कि प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद होता है। तो मजे की बात यह है कि सममात्रिक छंद कौन सा है? चौपाई है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 16 मात्रा होती है। ऐसी रोला छंद की बात करें तो ये भी कैसा है? सममात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 24 मात्राएं होती हैं। लेकिन इसमें प्रत्येक चरण में 11 और 13 पर क्या होती है? यति होती है। यति मतलब रुक जाना। जैसे कोई दोहा पढ़ते हैं तो उस पर रुक जाते हैं, कोमा लगा होता है, यति बोलते हैं, 11 13 रुक जाते हैं। तो रोला छंद हो और चौपाई हो, चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, और जो आपका रोला होता है प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, बस रोला में 11 13 पर यति होती है, और चौपाई में नहीं होती है। दोहा और सोटा, दोहा का उल्टा होता है सोटा। अगर दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, सोटा भी अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा की अगर हम बात करें तो पहले और तीसरे में 13 और दूसरे चौथे में 11 इसका उल्टा कर दो, सोटा में पहले और तीसरे में 11 दूसरे चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें रस श्रृंगार रस। क्या लिखा है? अधरों में, अधूरे में राग अमंद पिए, अपने दुख को पिए हुए, अलकों में मलयज बंद किए, अपने आंखों में मलयज बंद पिए, तू अब तक सोई है आली। तो जो सोई हुई है, आंखों में भरे विहागरी यानी कि याद कर रही है आंखों में, ये बोलना चाह रहा है। इस पंक्ति में श्रृंगार रस के पद नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। 27 नंबर में लिखा है, अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं। तो अंधा कुआं नाटक के लेखक जो हैं वो है लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? आ का। अज शब्द के स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग होता है। अज शब्द का अर्थ बकरा होता है, इसका स्त्रीलिंग बकरी के लिए अज में आ प्रत्यय लगाकर अजा बन जाता है, इसलिए अज, अज, अ से अनार, जा से जग, अज कर देंगे बकरा, वहां से अनाज जा से जग में आकर में लगा तो अजा में बकरी हो जाता है। तो अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? आ का। नेक्स्ट है आपका, प्रत्येक तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 में हुआ था। तार सप्तक का आरंभ सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे के संपादकत्व में होता है। तार सप्तक में 7 कवि की रचनाएं संग्रहित है।
दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक जो होता है 1979 में प्रकाशित हुआ। सभी सप्तकों का संपादक अगे ने किया है। नेक्स्ट है उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये उपमा अलंकार। याद कर लीजिए, उल्का सी रानी दिशा करती थी, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। उपमा का शाब्दिक अर्थ है सादृश्य, समानता या तुलना, या उपमेय और उपमान में गुण, रूप या चमत्कृत सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिपाद्य किया जाए वह उपमा अलंकार कहलाता है। यमक अलंकार की बात करें, जहाँ कोई शब्द विशेष एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, वह यमक अलंकार कहलाता है। रूपक अलंकार की हम बात करें, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, वह रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षक अलंकार की बात करें, जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए, तब उत्प्रेक्षक अलंकार माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।